आदाब। आप सभी का इस्तकबाल है वकील साहब में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। किसी भी रियासत या देश में रहने वाले लोगों के लिए अपना रवैया सही रखना जरूरी है और इसके लिए कुछ कानून, कुछ नियम बने हैं जिसकी तामील करना हर नागरिक के लिए जरूरी होता है और अगर उनका पालन न किया जाए तो अदालत जुर्म की संजीदगी के मुताबिक मुजरिम को सजा देती है। यह है हमारे देश का कानून, मगर आमतौर पर हमें कानून की पूरी जानकारी या समझ नहीं होती। आपके ऐसे ही सवालों, ऐसी ही उलझनों को सुलझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फिरोज खान गाजी साहब, जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। नाजरीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और कानून से जुड़ा कोई सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 012066938847, 012066938869 और 9205353184। आप हमें इस पर कॉल कर सकते हैं और कानून से जुड़े सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमें इंतजार है आपके इस सवालों का। गाजी साहब, जैसे हम अक्सर सुनते हैं दया याचिका के बारे में, तो ये दया याचिका क्या है, कैसे इसको दायर किया जाता है, इस पर फैसला कौन लेता है और किस तरह लेता है? देखिए, दया याचिका ये कानूनी प्रक्रिया में एक सज़ा याफ्ता को सज़ा से बचने के लिए वो आखिरी प्रक्रिया है। इसमें ये होता है कि जब अल्टीमेट कोर्ट तक, यानी अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी चाराजोई करने के बाद अगर किसी इंसान को सज़ा याफ्ता करार दिया जाता है, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ इम्प्रिजनमेंट हो गया होता है और वो जेल के सलाखों के पीछे होता है। अब ऐसे सिचुएशन में जबकि वो कानूनी तौर पर कंप्लीट डिक्लेयर हो चुका है कि वो मुजरिम है जी, तो उसके पास एक ही ये बचता है कि वो प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास जो है अपील दायर करे, जिसको बोलते हैं, उसी को आम इसमें बोलते हैं कि दया याचिका, मर्सी पिटीशन। मर्सी पिटीशन में का जो ग्राउंड होता है वो सिंपल ये होता है कि भाई इसमें सजा हो गई, लेकिन ये सिचुएशन है, जैसे सपोज के लिए कि ये अक्सर लिया जाता है कि मुझे सजा हो गई, जो क्राइम था, मैं प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं हूँ, ये अचानक हो गया था और मेरे जेल में रहने से मेरे पीछे जो है मेरे बाल बच्चे, मेरे पेरेंट्स या इस तरह से उनको परेशानी है और उसमें फिर गुजारिश की जाती है कि हमें जो है माफ़ किया जाए, हमें आम माफ़ी दिया जाए। उसमें अगर फिर वो प्रेसिडेंट के पास रखी जाती है, उस पर जो है सुझाव लिया जाता है और वाकई वो ऐसा केस होता है जिसमें कि ये वो शख्स जिसको सज़ा हुआ है वह आम मुलजिम नहीं है और ये कि फ्यूचर में ये होता है कि इससे किसी किस्म के और क्राइम होने का संभावना नहीं है। ये सब सिस्टम चीज़ें होती हैं जिसको कि प्रेसिडेंट के यहाँ महामहिम प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास देखी जाती है बात और जब समझ में आता है तो उसको फिर उसी को बोलते हैं मर्सी पिटीशन, उसको जो है माफ़ कर दिया जाता है जी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीनगर से, मलिक सज्जाद। हेलो 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 जी सज्जाद साहब, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल है वकील साहब से। जी पूछिए। जी पूछिए, सवाल पूछिए। लगता है किसी वजह से हमारी इनसे बात नहीं हो पाई। फिरोज सर, ये बताइए, जैसे हम अक्सर देखते हैं पब्लिक प्लेसेस पे लोग स्मोकिंग करते हैं, गुटखा खाते हैं, हालांकि अधिनियम है, धूम्रपान निषेध अधिनियम, फिर भी लोग इसको तोड़ देते हैं, पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग करने लगते हैं, गुटखा खाते हैं, तो इसको तोड़ने की सज़ा क्या है? देखिए, आम तौर पे तो स्मोकिंग जो है, जब से ये कानून पास हुआ, ये कानून गालिबन 2003 में पास हुआ, उसके मुताबिक अगर कोई पब्लिक प्लेस का मतलब कि जैसे कोई होटल में, स्कूल के बाउंड्री के आसपास, ट्रेन बसेज, इसमें अगर वो स्मोकिंग करता है और तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें शुरू में तो 200 का फाइन है, लेकिन अगर ये रिपीटेड होता है तो इस फिर फाइन का मकदार बढ़ जाता है। इसी तरह से कोई आदमी जो कि इस तंबाकू की चीज़ें यानी स्मोकिंग की चीज़ें बनाता है, उसमें बिजनेस करता है, तो उस पर भी रोक लगी हुई है, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसकी सज़ा जो है 2 साल है और अगर वो रिपीटेड कर रहा है ऑफेंस तो वो सज़ा 5 साल तक हो सकती है। इसमें आज की तारीख में तो जिस ज़माने में पास हुआ था इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, लेकिन आज सबके हाथ में ये है, मोबाइल फ़ोन है जी। कोई भी पब्लिक प्लेस पे अगर सिगरेट
पीता हुआ पाया जाए तो उसकी तस्वीरें लेकर भेज सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। और ये कि जिस आदमी के खिलाफ कंप्लेंट हुआ है उसको जो है कोर्ट डिटेन भी कर सकता है। कम से कम उस वक्त तक पब्लिक प्लेस पे पीने वाले के बारे में ये तो नहीं मालूम होता है कि कौन है, कहाँ का रहने वाला है, और अगर उसकी आइडेंटिटी स्टेब्लिश नहीं हो रही है तो मजिस्ट्रेट उसको डिटेन भी कर सकता है उस वक्त तक जब तक कि वो आइडेंटिटी उसकी स्टेब्लिश ना हो जाए। जी। तो इस तरह से चूंकि पब्लिक वेलफेयर का सिस्टम है, आज की तारीख में दुनिया ग्लोबल विलेज हो गई है। ये सब जितने ऐसे रजिस्ट्रेशन पास हो रहे हैं जो कि पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक हेल्थ से ताल्लुक है, वह तकरीबन यूएन में कन्वेंशन पास होता है। ये भी जो ये जिसको आमतौर पे एंटी स्मोकिंग लॉ बोल रहे हैं, तो ये भी जो है पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में डिस्कशन हुआ, वहां से कन्वेंशन पास हुआ। जितने उसके मेंबर स्टेट हैं यूएनओ के, उनको हाँ ये हुआ कि आप अपने यहाँ इसके आधारित कानून बनाइए, और इस तरह से वकील साहब आपसे इस बारे में और भी बातें करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं शाहजहांपुर से, बख्तियार। हेलो जी मैडम, मेरे वालिद साहब कासिम खान सन जून 75 जून 75 को रिटायर हुए कैबिनेट बोर्ड से हेड मास्टर की शक्ल में। हेड मास्टर की हैसियत से सन 75 को रिटायर हुए थे, और उसके बाद उनको पेंशन नहीं मिली। वो 15 साल तक सफर करते रहे, फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई 90 को। उसके बाद उन्होंने कहा कि यूपी बोर्ड आपको देगी, यूपी गवर्नमेंट पेंशन देगी। यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि हम क्यों दे, वो बोर्ड के एम्प्लॉइज है। तो बोर्ड ने कहा कि आपको यूपी गवर्नमेंट देगी। जो वो लोग जो सन 75 जून में रिटायर हुए हैं उनको यूपी गवर्नमेंट देगी। जी, आपका सवाल मैं समझ गया। आपसे गुजारिश यह है कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपके वालिद जो है वो सर्विस में थे, एज टीचर थे, गवर्नमेंट स्कूल में थे, तो और उसके बाद उनके रिटायरमेंट होने के बाद 15 साल तक वो कोशिश करते रहे लेकिन पेंशन नहीं मिला। मेरी गुजारिश यह है कि कोई लोकल एडवोकेट से आप बात कीजिए, उनके इंतकाल तक जो उनका पेंशन बनता है वो मिलेगा। क्या रीज़न है नहीं मिल रहा है ये आप नहीं बता पा रहे हैं, और जो हम आपको राय दे रहे हैं, चूँकि ये स्टेट टू स्टेट ये डिफर करता है लॉ, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप लोकल एडवोकेट से ज़रूर बात कर लें, और हमारी ये जो राय है इसको आप हतमी और आखिरी राय न माने। तो इसमें आपको उससे गुजारिश है कि आप लोकल एडवोकेट से बात कीजिए। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं, मोहम्मद ख्वाजा। हेलो। सलाम। जी वालेकुम सलाम, सवाल बताएं। मैडम, मेरा सवाल है मैडम, मेरे आबरी दीप बाजार पे दुकान है, मतलब मैं वहाँ काम करता हूँ। तो फायर डिपार्टमेंट वाले मेरे पे केस कर दिए जी। ना मैं किराएदार हूँ ना मैं मालिक के मकान हूँ। मालिक के मकान के पास मैं नौकरी करता हूँ, किराया वसूल कर देता हूँ। वो लोग फायर वाले मेरे पे केस कर दिए मैडम, इसके बारे में पूछना था जज साहब से। देखिए ख्वाजा साहब, आपने ये नहीं बताया कि केस क्या कर दिए हैं। अगर सपोज ये कर लीजिए कि आप जिसके यहाँ काम कर रहे हैं उसके दुकान पर कोई गैर ज़रूरी काम हो रहा है, नाजायज़ काम हो रहा है, या गैर कानूनी काम हो रहा है, या वह जगह जहाँ पर जिसको आप कह रहे हैं कि आपके मालिक का है, वह जगह अगर गलत जगह पे है, वहाँ पर वो चीज़ परमिट नहीं है, तो जो उस वक्त काम करते हुए मिलेगा, कानून उसी को पकड़ती है। तो ये आपका सवाल का जवाब है। किस कानून, किसके तहत आपको के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है ये आपने नहीं बताया है, उसको क्लियर कीजिए। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो। लगता है किसी वजह से राब्ता इनसे नहीं हो पाया। एक कॉलर हमारे साथ और है लाइन पर। हेलो हेलो। जी, लगता है किसी वजह से राब्ता नहीं हो पा रहा कॉलर से हमारा। आप फिरोज सर हमें बता रहे थे स्मोकिंग के बारे में, उसके जो एंटी स्मोकिंग लॉ है उसके बारे में बता रहे थे कि अगर कोई इस तरह से देखा जाता है, उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, या फिर जब सज़ा की बारी आती है तो 2 साल या 5 साल की सज़ा हो सकती है। लेकिन अगर हम और कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर इसे लेकर किस तरह का लॉ है और सज़ा क्या है? जी, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो हमारा लेजिस्लेशन 2003 में गालिबन पास हुआ था, तो वो लेजिस्लेशन बेस करता था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड हेल्थ असेंबली से एक कन्वेंशन पास हुआ था। जितने मेंबर स्टेट थे उनको ये डायरेक्शन था कि आप जो है इस किस्म के कानून पास करें जिसमें कि स्मोकिंग के ऊपर रेगुलेट किया जाए या उसको कंट्रोल किया जाए। वजह यह कि दुनिया में जितने लोग तंबाकू नोशी से, स्मोकिंग से जितनी किस्म की बीमारियां हैं
और जितना उस पर दुनिया का पैसा खर्च होता है, जितने लोगों का इंतकाल होता है, तो उसको कंट्रोल करना इसलिए भी ज़रूरी है कि एक हेल्थ हैजार्ड्स है। इस हेल्थ हैजार्ड से बचने के लिए यूएन में जो कन्वेंशन पास हुआ, जितने मेंबर स्टेट्स हैं उनसे गुजारिश की गई कि आप इसी किस्म का कानून जो है बनाएं। तो जितने मेंबर स्टेट्स हैं सबके पास इसी किस्म का कानून बना हुआ है जो हमारे यहाँ 2003 में पास हुआ। जी, एक बार फिर से हमारे साथ लाइन पर है मोहम्मद ख्वाजा साहब। इनका सवाल कुछ अधूरा रह गया था। जी, हेलो। जी, वालेकुम सलाम। जी, वो फायर का एस्टीमेट नहीं लगा है बोलकर मैडम, जब दुकान मेरी नहीं है, मैं नौकरी करता हूँ वहाँ पर, और कोर्ट से सम्मन भेजा गया था। वो मेरे को सम्मन भी नहीं मिला, तो अरेस्ट वारंट बोल के निकाले, तो मैं बेल ले लिया हूँ। हालांकि मैं मुजरिम नहीं हूँ। जी, मुझे समझ में आ गया। जैसा कि मैंने बताया कि वहां पर जो कानून का वायलेशन हो रहा था, तो जो वहां पर होता है उस वक्त उसका नाम और एड्रेस लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी नोट कर ले जाती है और उन्हीं को समन भेजती है। समन पर जब आप नहीं हाजिर हुए होंगे तो आपको वारंट आया, उसके बाद आपने जमानत ले ली। यह आपका डिफेंस सही है कि आप कोर्ट में पहली फुर्सत में कोर्ट में यह बताए कि मैं तो वहां पे नौकर था, हमारा इतनी तनख्वाह थी। अगर ये चीज स्टेब्लिश कर दे रहे हैं कि उस दुकान पर आप नौकर थे, आपकी जानकारी में नहीं थी कि ये ऑफेंस कैसे हुआ, तो आपके पास ये एक अच्छा डिफेंस है। जी, तेलंगाना से एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं, अब्दुल रऊफ। हेलो मैडम, सलाम वालेकुम मैडम। जी, वालेकुम सलाम। जी रऊफ साहब, क्या सवाल है? मैडम, एक मुस्लिम लड़की को 16 साल है और जो है एक लड़के को जो है 20 साल है। अभी ये लड़की के साथ शादी करना बोल तो लीगल तरीके से शादी कर सकते क्या है? तो ये जी, मैं आपका सवाल समझ गया। के बराबर शादी कर सकते। हाँ, जो आपने बात बताई है उसके हिसाब से लड़की की एज बताई है आपने 16 साल, जबकि एज शादी का हिंदुस्तान के कानून में 18 साल है। इसलिए इन दोनों के बीच भले ही मोहब्बत हो, एक दूसरे को जानते हो, लेकिन शादी नहीं कर सकते हैं। जी, एक कॉलर हमारे साथ है रियाज अहमद श्रीनगर से। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सवाल बताएं। हाँ, इस तरह है कि ये जो पूरी दुनिया में, खासकर हमारे यहाँ वादी के अंदर या पूरे इंडिया के अंदर पॉलिथीन का आम इस्तेमाल हो रहा है जी, जो कि मुजरिफियत है। हमारे यहाँ वादी का डल है, उसे वैरान करके छोड़ा है, बहुत झील वैरान करके छोड़ा है, हर सिस्टम वैरान करके छोड़ा, और सेहत के लिए भी ये मुजिर है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए ऑर्डर भी दिया है कि इसको इस्तेमाल मत करो। फैक्ट्रियों पर ये पाबंदी क्यों नहीं लगाते हैं गवर्नमेंट? एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि ये मुजरिफियत है, दूसरी तरफ फैक्ट्री वालों को ये देता है इजाजत भी और पैसे भी, लोन भी। ये क्या चल रहा है इस सिस्टम? आज तक हमें समझ में नहीं आ रहा है। जरा आप ये क्लियर बताइए कि वो क्या चीज के बारे में पूछ रहे हैं? दूसरी तरफ ये इंसान को खा जाता है। क्या चीज? रियाज अहमद साहब, हेलो। पॉलिथीन की वजह से हो रहा है। पॉलिथीन जी, पॉलिथीन के, हाँ जी या साहब, मैं आपको बताऊं कि पॉलिथीन के मुतालिक उसके इस्तेमाल पे कई बार रूल्स बन चुके हैं, कई इस किस्म के ऑर्डर आ चुके हैं सरकार के, लेकिन उसके बाद भी ये देखा जा रहा है कि लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल सोशल जो लेजिस्लेशन होता है या हर वो चीज़ जो कि इस्तेमाल में है लेकिन उसका पब्लिक हेल्थ के ऊपर असर पड़ता है या एनवायरनमेंट पर असर पड़ता है, उसके मुतालिक ऑलरेडी कानून है। अब यही पर जरूरत पड़ती है कि लोगों को कानून से अवेयर कराना और ये बताना कि जो ये हो रहा है वो आज आपको तो लग रहा है कि छोटी सी चीज़ है, लेकिन आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो चूंकि कानून ऑलरेडी है, उसका पालन लोग नहीं कर रहे हैं, और ये ऐसी चीज़ है कि इसमें तो हर आदमी मुलविस हो जाता है ना। जिस दुकान पर जाइए, जितने लोग सामान ले जाने वाले हैं वो उसी पॉलिथीन में दे रहे हैं। तो इसमें अलावा ये कि कानून के अलावा पब्लिक का अवेयरनेस होना ज़रूरी है, वो उस अवेयर होना ज़रूरी है, वो उस दुकान का बाइकाट करें। दुकान में खुद कहें कि हम इसमें सामान नहीं दी। तो जब तक ऐसे कानून में पब्लिक का फुल हार्टेड सपोर्ट नहीं होता है और सोशल एक्टिविस्ट आगे बढ़कर नहीं आते हैं, तो कानून रहते हुए भी अच्छी तरह से उसका पालन नहीं हो पाता है। तो इसमें हर सिटीजन, हर शहरी का कोई हक है और हर शहरी को इसमें हिस्सा लेना चाहिए।
जी, एक कॉलर हमारे साथ श्रीनगर से और जुड़ गए हैं, मोहम्मद अमीन। हेलो। हेलो मैडम जी, सवाल। वालेकुम सलाम, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? सवाल है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी हम फ्रेम करेंगे उसके लिए क्या करना है? देखिए जिस तरह से कि कोई ट्रस्ट या कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओ को रजिस्ट्रेशन करने का सिस्टम होता है, उसी तरह से पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्ट्रेशन कराने का एक कानून बना हुआ है। और उस कानून के तहत उसमें यह है कि आपका एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स और इस किस्म का उसमें यह है उस किस्म के इंग्रेडिएंट्स है कि आप जैसे देश के लिए लायल होंगे, देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे, तो इस तरह से करके हर जगह ये प्रावधान है। आप किसी लोकल एडवोकेट से बात कीजिए, एक प्रोफार्मा है, उस प्रोफार्मा को भरना पड़ता है। जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनके पास जो है वैलिड रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए और वैलिड जो है आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। ये तरीका होता है। जी, एक कॉलर हमारे साथ हैं दिल्ली से, शशि बाला। हेलो। हाँ जी। जी जी जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, ऐसा है, मैंने एक दुकान खरीदी थी। हाँ जी, मैंने ना एक दुकान खरीदी थी अपना मकान बेच के, तो वो दुकान चल नहीं रही में, तो मुझे पैसा वापस चाहिए, दे नहीं रहे। जी, इन्होंने एक दुकान देखिए, आपके सवाल यहाँ तक है कि आपने एक दुकान खरीदी थी, दुकान नहीं चल रही है, जिसको आपने जिससे खरीदी थी उनसे अब आप पैसा लेना चाहती हैं। देखिए, जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट है इसमें उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। एक बार बात हुई कि ये 2 लाख रुपए में ये चीज़ हमें चाहिए, इस पर अगर तय हो गया, आपने 2 लाख रुपया दे दिया, उन्होंने आपको जो है पोजीशन दे दिया ज़मीन का, ये दुकान का, तो ये ट्रांजैक्शन अपने आप में कंप्लीट हो गया। अगर आप वो चाहे तो दोबारा आपसे ख़रीद ले, लेकिन इस चीज़ के लिए आप उसको पाबंद नहीं कर सकती हैं कि आपका पैसा वापस करे और अपना दुकान ले। जी, एक कॉलर श्रीनगर से हमारे साथ हैं, एजाज। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम, सवाल बताएं। हाँ जी, मेरा सवाल है वकील साहब से। तो मेरा एक रिलेटिव है, वो हमने सेशन कोर्ट में था हमारा वो केस, हमने वहाँ पे वकील साहब से बात की है, तो वो जो हमारा जस्टिस है उन्होंने वो रिजेक्ट किया फाइल जी। तो अब मैं वकील साहब से कहना चाहता हूँ, क्या हमें हाई कोर्ट में क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी उसके लिए? देखिए, सेशन कोर्ट में क्या केस है ये आपने नहीं बताया। आपने ये बताया कि आप एक्चुअली वो अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के तहत, हाँ, वो ड्रग्स के केस में फंसा हुआ है। हाँ, तो उसमें ऐसा है, ड्रग के केस में, देखिए ड्रग के केस में सजा का प्रावधान बहुत सख्त है। और इसमें आपका फाइल रिजेक्ट होने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि केस के कई स्टेज होते हैं। एक स्टेज होता है कि बेल एप्लीकेशन लगाए, फाइल है, बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। एक होता है कि नहीं, ट्रायल हुआ, अब पता चला कि आपको मतलब को जो है सज़ा दे दी गई, तो उसमें सेशन कोर्ट के आर्डर के या जजमेंट के खिलाफ जो प्रावधान है कानून में, वो हाई कोर्ट में है। तो उसके बाद आप हाई कोर्ट में अपील फाइल करें, या अगर कोई बीच में आर्डर हुआ है बेल ऑर्डर, तो उसके खिलाफ 439 में उसी में प्रोविज़न है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर ऐसा कोई वायलेशन है जो कि अपरेंटली इलीगल लग रहा है, तो आप लोकल एडवोकेट से अपने बात कीजिए, हाई कोर्ट में 42 में भी जा सकते हैं। ये है आपका। जी, दिल्ली से एक कॉलर हमारे साथ हैं, शाहिदा। हेलो। हेलो। हेलो जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम, हमने गाड़ी ली थी, उस गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया था हमने, और मैम वो हमारे हस्बैंड के नाम, और अब वो हमने क्लेम किया, मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, और हमने मैम क्लेम किया तो वो हमें क्लेम नहीं दे रहे हैं। मैं मैम इतना थक चुकी हूँ, उनको जाके उनके ऑफिस में, करोड़ बाग वाले लक्ष्मी नगर वाले ऑफिस में अकेली रह गई। वो मुझसे कह रहे हैं आप कोई वो कर दीजिए कोर्ट से, हमें कोई सक्सेशन कॉपी ला दीजिए। कोर्ट वाले ही कह रहे हैं हम छोटे से अमाउंट में सक्सेशन। जी, मैं समझ गया। देखिए, जो अगर किसी का इंतकाल हो गया और उसकी प्रॉपर्टी पे जो उसके सक्सेसर हैं, यानी कि जो उसके लीगल एयर्स हैं, उनके लिए लाजमी है कि कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट लाएं। उसके बाद ही कोई चीज़ ट्रांसफ़र होती है। छोटी मोटी अमाउंट होती है बैंक में, सपोज लेके 10,000 50,000, किसी बैंक में 50, किसी में 1 लाख तक, तो वो एक एफिडेविट पर दे देते हैं। अगर ज़्यादा पैसा होता है
या ज़्यादा प्रॉपर्टी की चीज़ें होती हैं तो उसमें जो है सक्सेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं, वो लाजमी है। तो आप बराए मेहरबानी एडवोकेट से ये कंटेक्ट करें और सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए आप मुकदमा दायर करें। आपका सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है इशू हो जाएगा अगर आपके अलावा कोई दूसरा क्लेमेंट नहीं है। तो अगर आपके अलावा और उनके लीगल एयर्स हैं तो फिर सबको पार्टी बनानी पड़ती है और सबकी सुनवाई होती है। जी, हैदराबाद से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अली। हेलो जी, हेलो जी, सवाल बताएं। जी देखिए, मैं वकील साहब से ये जानना चाह रहा हूँ कि हिबानामा, मुसलमानों में हिबानामा है और उसके 6 हिस्सेदार है और कोई 2 जने 3 जने मिलके उसको अपने नाम पे कराते हैं और जो है ये रजिस्ट्रार साहब कुछ क्या क्या देखना चाहिए उसमें, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि रजिस्ट्रार साहब उसमें क्या क्या चेक करके उसको रजिस्ट्री करे। देखिए, हिब्बा करने का अख्तियार इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने सही कहा, मुस्लिम को है कि वो अपनी प्रॉपर्टी का हिब्बा अपनी ज़िंदगी में किसी को कर सकता है। और हिब्बा में जो चीज़ें देखी जाती है कि ये हिब्बा करने वाले के नाम से प्रॉपर्टी है या नहीं। जिसको हिब्बा कर रहा है वो हिब्बा करने के बाद उसको पोजेशन भी देना ज़रूरी होता है। तो अच्छा, हिब्बा लाजमी नहीं है कि रिटेन में ही हो, हिब्बा ज़बानी भी हो सकता है, बशर्ते ये कि प्रॉपर्टी पर जिसके नाम से हिब्बा किया जा रहा है उसको कब्ज़ा दे दिया गया है। तो ये हिब्बा का कानून है, उसका रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है, लेकिन बगैर रजिस्ट्रेशन किया हुआ भी हिब्बा वैलिड है। ये देखा जाएगा कि कब्ज़ा दे दिया गया है कि नहीं। कश्मीर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, खुर्शीद। हेलो जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं, आसिम। हेलो 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 जी, मेरा नाम कासिम खान है जी। सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल जो है, मेरे बाजू वाली एक औरत ने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा के रेप केस डाली है। मेरी उम्र है 60 पर 6 साल सगा। कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। मैं सही आदमी हूँ, मैं हाजी हूँ। मेरे ऊपर छुपा छुप इल्जाम लगा के मेरे ऊपर, और पानी के लिए मेरा घर की जगह के पानी आने की जगह भी बंद करी है। अच्छा, ये वकील साहब से मैं दरखास्त कर रहा हूँ जी। हाँ, इसका आइंदा मेरा क्या होगा? देखिए, एक बात तो आपके बात से ये जाहिर हो रहा है कि आप पर केस ऑलरेडी हो चुका है और वो भी रेप का केस है। 76 ईयर्स के आदमी पर यह सोचना कि रेप का केस नहीं हो सकता है, रेप का केस लग सकता है, अटेम्प्ट का तो लग ही जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब केस लगाया गया है तो सिर्फ उसमें लेडीज़ का बयान ही नहीं होगा बल्कि मेडिकल भी होगा। तो देखिए, अगर मेडिकल वगैरह आपके फेवर में है, यानी लेडी का जो ज़बानी बयान है उस बयान को अगर वो मेडिकल फेवर नहीं कर रहा है तो लाजमी है कि आपके पास एक अच्छा ग्राउंड है। 76 ईयर के एज में हैं आप कैपेबिलिटी भी दिखा सकते हैं, वो भी आप डॉक्टर से मेडिकल ला सकते हैं। तीसरी बात जो आपने कही है कि मैं एक हाजी हूँ, तो हाजी होना और महंत होना वो इस बात की दलील नहीं है कि उनसे इस किस्म की गलतियाँ नहीं हो सकती हैं, इस किस्म के ख़ता नहीं हो सकता है, क्योंकि अक्सर ये देखा जा रहा है। आप देखिए कितने महंत और कितने मौलवी इस किस्म के मुलव्विस हैं। तो लेकिन आप जो बता रहे हैं उस हिसाब से ग्राउंड सही है कि ये झूठा केस है, तो आपको झूठा प्रूफ करना पड़ेगा। जी, एक कॉलर हमारे साथ हैं, एमपी से अब्दुल वाहिद। हेलो 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 जी, सवाल बताएं। हाँ मैम, हमारे अंकल है, उन्होंने एक मकान लिया था, वो उनकी बीवी के नाम कर दिया जी। और जी देखिए अब्दुल साहब, सबसे पहले अपनी टीवी की आवाज बंद करिए और फिर सवाल पूछिए। जी, तो उन्होंने जो मकान लिया था वो उनकी बीवी के नाम कर दिया है। जी जी, अंकल ने आपके एक मकान लिया और बीवी के नाम कर दिया। जी हाँ, उन्होंने उनकी बीवी के नाम कर दिया है और उसमें कंडीशन है, उनके आगे उनका नाम लिखा हुआ है। अब वो उनको घर से बाहर निकाल रहे हैं और वो उनको हक नहीं दे रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या बनता है, मतलब उनका क्या हक रहेगा? जी जी, देखिए आपके कहने के हिसाब से जो मकान है वो आपके अंकल ने आपके चची के नाम से कर दिया है, यानी कि मकान आपके चची के नाम है। तो देखिए, जब मकान उनके चची के नाम से है तो मकान के मालिक वही हैं।
अगर आप ये कह रहे हैं कि हमने या और लोगों ने उसको परचेज करने में पैसा दिया है और वो कि पूरे ख़ानदान के ये सोचकर ख़रीदा गया था कि ख़ानदान का होगा और ये कि उसमें सभी रहेंगे, तो ये आपको अलग से प्रूफ करना पड़ेगा। फिलहाल पोजीशन ये है आपके कहने के हिसाब से कि जिसके नाम से मकान है वो उसका मालिक है, उसके लिए वो किसी को भी चाहे तो निकाल सकता है, लेकिन निकालने का मतलब ये नहीं हो कि ज़बरदस्ती किसी को वहाँ से उठाकर फेंक सकता है। अगर निकालना भी है तो कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी और कानून के ज़रिए ही वो निकाल सकती हैं। तो ये है जी। आसाम से कॉलर है हमारे साथ AK चौधरी साहब। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप हमें अक्सर कॉल किया करते हैं, बताएं क्या सवाल है आपका? अच्छा देखिए, हमारा ये 7 भाई है। ये 2 नंबर भाई मर गया जी। उसके बाद मेरा बड़ा भाई भी मर गया। अच्छा, 2 बहन था, छोटा भाई मर गया। अभी वो जो छोटा बहन है और वो जो 2 नंबर भाई है जी, वो हिस्सा कैसे मिलेगा? बड़ा भाई का तो कोई औलाद नहीं है। यही हमारा प्रश्न है, थोड़ा विस्तार से बोलिए ना। जी, आप ये बता रहे हैं कि आपका छोटा भाई है और बड़ा भाई भी थे, बड़े भाई का इंतकाल हो गया, मर गए, तो यानी कि आप लोग 2 भाई हैं। तो जो भी आपके वालिदैन यानी कि बाप का या पिता का और माता का यानी माँ का प्रॉपर्टी है, उसमें आप दोनों में बराबर बराबर का हिस्सा लगेगा, बराबर बराबर के आप हकदार हैं। जी वकील साहब, अक्सर एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो। हाँ जी, हाँ जी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं और कौन बात कर रहे हैं? मैं JNK से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल बताएं। हाँ, सवाल ये है मेरा कि मैंने एक आदमी से जमीन ली थी, तो उसने वो जमीन नहीं दी, दूसरी जमीन का नंबर लगाकर उसी जमीन का नंबर दूसरी जमीन का लगाकर दिया मुझे। हाँ, वो जमीन जो थी ना उसका नंबर नहीं था, उसने दूसरी जमीन का नंबर लगाकर मुझे उस जमीन में दिया है। अच्छा। हाँ, खसरा नंबर जो है। इसका क्या हल हो सकता है? देखिए, अगर आपको एक ज़मीन दिखाया गया है और उस ज़मीन का सौदा हुआ है और उस ज़मीन को आप ये समझकर कि इसको मैं ख़रीद रहा हूँ, आपने कागज़ बनवाया है, लेकिन आपका ये कहना है कि उसका खसरा नंबर अलग लिख दिया है, तो अगर आपके पास ज़मीन का पोजीशन नहीं दिया है, जिस ज़मीन को देखकर आपने ख़रीदा था, तो इसका मतलब कि पोजीशन आपके पास नहीं है, उसी के पास है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर उसने आपको जैसा बता रहे हैं कि मिसलीड किया है, डिसीव किया है, धोखा दिया है, तो 420 का केस बनता है। आप बता सकते हैं जाकर कि हमें ये हमने ज़मीन ख़रीदी थी, लेकिन इसने गलत तरीके से रॉन्गफुल वे में अपना उसका खसरा नंबर गलत दे दिया है और अब वो मना कर रहा है कि नहीं ये ज़मीन नहीं है, तो 420 का भी वो उनके ऊपर केस दर्ज हो सकता है। प्लस सिविल लिटिगेशन भी है कि आप अपना पैसा जो दे चुके हैं उसको वापस ले सकते हैं। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? ये अब चेक, मैं एक आदमी मुझे चेक दिया था, बोन्स हो गई, मैं कोर्ट में डालकर हूँ। अब वो चेक को क्या खसम खलासी करके बोला कौन किए, कुरान शरीफ को क्या कसम खा सकते हैं हमें, तो हमें तो नहीं सा करते, इसके बारे में क्या करना? अगर जज बोले तो इसके ऊपर कसम खाओ करके क्या करना, क्या कर सकते? जी देखिए, कोर्ट में कंप्रोमाइज की तो बात हो सकती है, लेकिन इस किस्म के सवाल की आप कुरान पे या गीता पर हाथ रख के कह दें, हाँ। वो ये स्टेज नहीं होता है। स्टेज ये होता है कि अगर आपके फेवर में किसी ने चेक दिया है और वो बाउंस हो गया है तो उसका एक कानूनी प्रक्रिया है, उसमें ये कि पहले और दूसरी डेट पे ये तो होता है अगर कंप्रोमाइज़ करना चाहें तो कर लें, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपका बयान होगा और आपके फेवर में जो है मुकदमा, क्योंकि केस चेक का मुकदमा अगर किसी ने चेक इसलिए दिया हुआ है कि उसके ऊपर आपका हक बनता था, तो वो आम तौर पे जो है डिग्री हो ही जाती है। जी, एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर और हैं। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है आपका? जी, सवाल ये है हमारा कि मतलब हम कैजुअल लेबर हैं इसमें भी, तो मतलब हमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिल रही है, नहीं कुछ हमें तनख्वाह मिल रही है, नहीं कुछ जो भी काम होता है हम नहीं कहते हैं। वकील साहब, ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉलर ने हमें कॉल किया था और उन्होंने कहा था कि वो कैजुअल लेबर हैं, उन्हें तनख्वाह भी नहीं मिल रही है और कोई उनकी हेल्प भी नहीं कर रहा है, तो इस केस में वो क्या करें?
देखिए, आपका केस जो है वो लेबर लॉ से गवर्न होता है। लेबर लॉ में 2-3 लेजिस्लेशन है और लेबर लॉ की स्पेशल किस्म का ये है जिसको कि अलग कर दिया गया है आम लीगल प्रोविज़न से। तो आपसे गुजारिश ये है कि जो वहाँ पे लेबर लॉज में काम करते हैं या जो ऐसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड यूनियंस हैं, उनसे आप बात कीजिए और अपने केस को आप आगे बढ़ाइए लेबर कोर्ट में। जी, हैदराबाद से एक कॉलर हमारे साथ हैं, शहबाज। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी जी, मेरा सवाल ये था कि वकील साहब से कि मैं अपना एक मकान नीचे किराए पे दिया हुआ हूँ जी। तो 11 महीने का एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट हो चुका है, मगर पिछले 6 महीने से मुझे किराएदार ने अब तक किराया नहीं दिया। बस आए दिन हर दिन एक बहाना करते हैं, कुछ ना कुछ सुनाते हैं। अच्छा, अगर हम फिर कोर्ट को जाते हैं, क्या हमारे हक में फिर कुछ मुनासिब फैसला होता है या फिर कुछ? बिल्कुल, चूंकि आप एक एग्रीमेंट के तहत आपने ये दिया है, किराए पर मकान दिया है, और उसमें अगर वो डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं पेमेंट में, तो आप बिल्कुल पहले एडवोकेट को वहाँ पे एंगेज कीजिए, एक नोटिस दिलवाइए, और उसके बाद भी खाली नहीं करते हैं तो आप कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकते हैं। आपको महीना का किराया भी मिलेगा और जो आपको नुकसान हो रहा है, डैमेजेस मिलेगा, उसके लिए भी केस किया जा सकता है। आपका केस जो है मजबूत है, आप कोर्ट में जाइए क्योंकि आपका ऑलरेडी एग्रीमेंट है। जी, एक कॉलर हमारे साथ हैं आंध्रा से, शेख अंसार। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, सवाल बताएं। मैं शेख अंसार शरीफ बोल रहा हूँ, कड़पा, आंध्र प्रदेश से। जी जी, मेरे फादर 1947 में लीज को दे दिए थे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को जगह, जमीन। जी, वो जमीन अब खाली कराना चाह रहा हूँ। तो इससे पहले मैं 7-8 साल पहले केस डाला था। हेलो जी, तो लोग छोड़ने को तैयार नहीं है। आरसी केस के तले केस फाइल हुआ था। फिर उसको कुछ टेक्निकल हिसाब से मेरे को रिजेक्ट कर डाले हैं जी। और अब वो वालिद साहब नहीं है, बीच में आके ऑटोमेटिक एग्रीमेंट आके मेरे वालिदा के नाम पे हुआ, उनका भी इंतकाल हो गया। और उसके बाद वे लोग खाली करना नहीं चाह रहे थे। ऐसे 10 इयर्स का एग्रीमेंट रिन्यूअल होता तुम्हारा करके बोल रहे हैं। अब रिसेंटली 2012 में ऐसा कुछ, यानी कि 7 साल पहले फिर नया रिन्यूअल करा लिया है मेरे से, मेरे और मेरे सिस्टर से जी। क्या ये लॉ कैसा है, ये क्या खाली होने के चांसेस हैं या नहीं है? देखिए, जो आपने फैक्ट बताया है उस हिसाब से तो क्लियर है कि लीज है। लीज 10 इयर्स का था, जो कि आपके वालिद के ज़माने में चलता रहा, फिर आपके वालिद के बाद आपकी वालिदा के नाम से चलता रहा। इसके बाद आप ये कह रहे हैं कि हम उनको कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, जबकि वो 10 साल के लिए कंटिन्यू हो जाता है। अब इसमें जो पहला लीज है उसके टर्म्स एंड कंडीशंस देखने पड़ेंगे। उसके आपने अपने एडवोकेट से बात कीजिए और टर्म्स एंड कंडीशन देखिए। उस हिसाब से ये है कि कोई ज़बरदस्ती, अगर अदरवाइज ज़मीन के कंप्लीट ओनर आपके वालिद थे, उसके बाद आपकी वालिदा थी, तो फिर उस जब कंप्लीट ओनर हैं तो उस जगह को खाली कराया जा सकता है, बशर्ते ये कि आपका लीज एग्रीमेंट जो है इस चीज़ की इजाज़त देता हो। जी, इलाहाबाद से एक कॉलर है हमारे साथ, शहनाज। हेलो जी, हाँ मैडम जी, हम ये पूछना चाह रहे थे, हमारा ये सवाल है कि हमारी माँ की प्रॉपर्टी थी जी जी, तो वो जो है हम लोग की रजामंदी से भाइयों ने अपने नाम चढ़ा लिया जी, और हम लोगों को एक कागज से, मतलब वो जो कचहरी का कागज होता है उस पे नो ऑब्जेक्शन का साइन ले लिया कि हम लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, भाइयों के नाम चढ़ रहा है। लेकिन अब मसला फंस रहा है ये कि ये लोग मकान 40 का बेच रहे हैं, 50 का, लेकिन हम लोगों को ये लोग सिर्फ 27 का हो रहा है, 1.5 लाख वो सिर्फ दे रहे हैं। तो हम लोग को कुछ कर नहीं सकते। अब हम लोग ने ऑब्जेक्शन का वो कर दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बातों से ये लग रहा है कि आपके फादर की मदर की जो प्रॉपर्टी थी उसमें आप बहनों ने भाइयों के हक में नो ऑब्जेक्शन दे दिया और वो प्रॉपर्टी आपके भाइयों के नाम से चढ़ गया था। आप ये कह सकते हैं कि हमने अपने भाइयों की प्रॉपर्टी दिया था, इसलिए नो ऑब्जेक्शन दिया था कि भाई हमारे वहां पे रहें, लेकिन जब वो प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं तो फिर हमारा हक मिलना चाहिए। नो ऑब्जेक्शन उनको रहने के लिए दिया था, न कि बेचने के लिए। तो आपके पास ग्राउंड है, आप अपने एडवोकेट से कंसल्ट कीजिए और इस बात पर चैलेंज कीजिए कि इसको बेचने के लिए हमने नो ऑब्जेक्शन नहीं दिया था, बल्कि इनको रहने के लिए। तो फिर अगर वो उस पर उसको बेचा जा रहा है तो उसमें आपका शेयर मिलेगा, जो कि आपको शरिया कहता है, हिंदुस्तान का कानून कहता है।
जी, एक कॉलर हमारे साथ और हैं, मोहम्मद वारंगल से। हेलो। हेलो जी, सवाल बताएं। मैडम, एक जमीन है, 1 एकड़ का पट्टा है और वहाँ पे जमीन जो है 1 एकड़ नहीं है, वहाँ पे जो है सो कम है और वहाँ पे बाकी की जमीन कहाँ गई बोलते वो रोड वेंडिंग में गई बोल के बता रहे उन्होंने। इतनी जमीन है और पट्टा है जी, और उस पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन है, हम खरीदना चाह रहे हैं, उस पे परमिशन है और कंस्ट्रक्शन ऑफ हुआ और ऑफ होने का है, वो फर्स्ट ओनर बेचना चाह रहे, वो जमीन ले सकते क्या? रजिस्टर ये पट्टा है जी। देखिए, आमतौर पर यह बात देखी जाती है कि जो ज़मीन कागजात में लिखे होते हैं उस पर जब स्पॉट पर पहुँचे, साइट पर पहुँचे तो उतनी ज़मीन नहीं होती है। तो लाजमी है कि जितना ज़मीन है उतना ही कोई बेच पाएगा, उतना ही का पोजीशन ट्रांसफ़र कर पाएगा। तो पहली बात तो ये कि इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए। आप जो है दूसरी पार्टी से बात कर सकते हैं कि सपोज़ आपने लिखा है कि 100 गज़ ज़मीन है, लेकिन ये ज़मीन जगह पे तो 90 ही गज़ है, तो आप 90 ही गज़ का उसका सौदा होगा और बाकी सब चीज़ें सही हैं तो उसको ख़रीद सकते हैं आप। ख़रीदने में किसी किस्म का इम्पीडिमेंट नहीं है। जी, लुधियाना से एक कॉलर हमारे साथ हैं, मोहम्मद यासीन। हेलो। हेलो। हेलो जी, यासीन साहब, सवाल बताएं। जी, मेरा सवाल ये है, मैंने जमीन लिया था जी, उसका कागज पत्र जो भी कानूनी है वो हमने करवाया है जी जी। तो जिससे हमने जमीन लिया है उसकी बहन ने उधर कोर्ट में एप्लीकेशन दिया है कि इस जमीन का इंतकाल वगैरह नहीं होना चाहिए। हालांकि उसका इंतकाल हमने पहले ही किया है, 6-7 महीने बाद उसने एप्लीकेशन कोर्ट में दिया है कि ये जमीन का कागज वगैरह नहीं होना चाहिए, उसका कागज हमने बनवाया है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अब कोर्ट का डिसीजन क्या होगा? देखिए, ज़मीन जो आपने बताया उस हिसाब से फैक्ट्स ये आ रहा है सामने कि आपने किसी ज़मीन ख़रीदा और उस ज़मीन का दाखिल खारिज यानी इंतकाल भी आपने करा लिया। देखिए, इंतकाल का एक पीरियड होता है, कहीं 3 महीना है, कहीं 6 महीना है। अगर आपने कोई रजिस्ट्री कराई है किसी से तो एक मखसूस पीरियड के अंदर उसे जो है ऑब्जेक्शन करना पड़ता है, जो ये कह रहा है कि उस प्रॉपर्टी में हमारा भी हिस्सा है, जो बेचा गया है गलत बेचा गया है। लेकिन फिर भी कभी सिचुएशन ऐसा आता है, ख़ासतौर से बहनों के मुतालिक या उन लोगों के मुतालिक जो कि बाहर हैं, उनको पता नहीं चलता है, उनके हिस्से की भी ज़मीन उनके भाई या और दूसरे लोग बेच देते हैं या उनकी ज़मीन देखकर कोई दूसरा बेच देता है। तो इसमें यह है कि एक एप्लीकेशन लगाया जाता है कि हमें लेट हुआ है, लेकिन उसको कंडोनेशन ऑफ डिले बोलते हैं। अगर इसमें कोर्ट समझेगी, आपका रीज़नेबल ग्राउंड देखेगी और इधर ही आपका केस मजबूत है तो डिले कर देगी। और जहाँ तक आपने जिससे ज़मीन ख़रीदा है, अगर उसमें उसकी बहन का भी हिस्सा है तो लाजमी है कि या तो उसको आपसे जो पैसा लिया है, जो कंसिडरेशन लिया है, उसमें अपनी बहन को शेयर दे, और नहीं तो ज़मीन को वो ये कह सकती है कि वो हमारे भाई को बेचने का हक़ नहीं था। जी, जम्मू कश्मीर से एक कॉलर हमारे साथ हैं, मीनाकर। हेलो। हेलो जी, मैं डॉक्टर मीनाकार बोल रही हूँ। जी, मीनाकार बात कर रही हैं, सवाल बताएं। सवाल यह है कि मेरा फादर है, he has died in very long when I was 1.5 years old। फिर उसकी प्रॉपर्टी थी, फिर उसकी प्रॉपर्टी। जी जी, सवाल पूरा करें मीनाकर जी, सवाल पूरा करें। उसकी प्रॉपर्टी थी हमारी, उसका जमीन था, वो हमारी कजिन सिस्टर है, उसने हड़प कर लिया था और हम तो पढ़ रहे थे। अब हमको आ गए कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। हम गए उसके पास, उसने वहाँ पीटना शुरू किया, वो जमीन नहीं वापस दे रही। फिर हमने कोर्ट में लिया, कोर्ट ने रेवेन्यू में ये केस लिया। रेवेन्यू वालों ने फैसला किया, हाँ इनके बाप का जमीन है, ये इनको दे दो, लेकिन नहीं दिया। उसके बाद रेवेन्यू वालों ने फाइनेंशियल कमिश्नर के पास लिया। फाइनेंशियल कमिश्नर वाले अभी उसको बोलते हैं ये करो वो करो, लेकिन हमारा है खसरा, गुर्दावारी खसरा, जमादारी खसरा, खानाबंदी, जिसमें ये पूरी तरह प्रूव हुआ है ये हमारे बाप का है। हमें हमारे बाप ने हम 3 बच्चों को पीछे छोड़ दिया था, मुझे, मेरे भाई और मेरी बहन की तो डेथ हुई। मेरे भाई प्रोफेसर है, आई एम अ डॉक्टर, लेकिन इसका न कोर्ट में फैसला हो रहा है न रेवेन्यू में। अब तो कश्मीर ये फाइनेंशियल कमिश्नर के पास, वो हमारी कजिन सिस्टर बोलती नहीं ये तो हमारा है, ये उनका नहीं है। जब यानी इनकी जो प्रॉपर्टी है वो इन्हें वापस नहीं मिल रही है। जो आप बता रही हैं वाकई अपना फैक्ट्स बता रही हैं, तो ये क्लियर हो रहा है कि द केस हैज़ बीन डिग्रीड इन योर फेवर बाय द रेवेन्यू कोर्ट।
यह बात तो क्लियर हो रहा है। अब मसला है सिर्फ एग्जीक्यूशन का, या ये कि रेवेन्यू कोर्ट से आपके फेवर में मुकदमा हुआ है, वो फिर फाइनेंशियल कोर्ट पे चली गई हैं, फाइनेंशियल कमिश्नर के पास चले गए हैं दूसरी पार्टी। लेकिन पहला डिग्री तो आपके हाथ में आ चुका है, इसलिए ये कहना कि आपका साथ नहीं मिल रहा है, कानून तो आपके पक्ष में है। और जैसा कि हमारे देश में है कि कानूनी प्रक्रिया में कुछ टाइम लगता है, तो आप इसी तरह से फॉलो कीजिए, और जब एक बार डिग्री हो गई है उस डिग्री को आप बचा लीजिए और फिर एग्जीक्यूशन डालिए, तो ये है आपके पास कानूनी चारा जी। आंध्रा से एक कॉलर हमारे साथ है, अंसार शरीफ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने अभी कॉल किया था, मेरे को आधा जवाब मिला है जी लीज एग्रीमेंट हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ का जी। उसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो मैं फिर दोबारा लीज 2013 में कराया हूँ, 10 इयर्स का कर लिए हैं वो लोग कि भाई नहीं होता ऐसा वैसा बोल करके, खाली नहीं होता करके मेरे से और मेरी सिस्टर से, जबकि मेरा शेयर ज्यादा है और मैं अब उसे खाली कराना है, तो इनका एक उसमें कंडीशन है कि 90 डेज अगर वो लोग 3 महीने का किराया नहीं दिए तो उसे आप नोटिस दे करके खाली करा सकते हैं। अब वो रेगुलर मेरे को बैंक में किराया दे रहे हैं, तो इसके सिलसिले में ये 2013 में लीज हुआ है एग्रीमेंट 10 इयर्स का। इससे बिफोर मैं कितने दिन पहले अगर इनको नोटिस दे के मैं खाली कराना देखिए बहुत कम है। हाँ देखिए ऐसा है कि ऑलरेडी आपके बताने के हिसाब से जो आपका लीज एग्रीमेंट है उसमें एक क्लॉज है कि अगर वो डिफॉल्ट करते हैं तब आप कार्रवाई कर सकते हैं, और आपके कहने के मुताबिक कि वो डिफॉल्ट नहीं कर रहे हैं, पैसा जमा करा देते हैं जी। तो आपको 2013 तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा जब तक कि उनके पार्ट पे कोई डिफॉल्ट ना हो। लेकिन ये जो लीज एक्सटेंड हो रहा है इसका मतलब ये कि आपका हक है तभी तो एक्सटेंड हो रहा है, बगैर एक्सटेंड किए हुए उनके पास भी गुंजाइश नहीं है। तो आप जो है 2013 तक इंतजार कीजिए और पहले ही से एक नोटिस दे दीजिएगा 1 महीना पहले कि भाई हम लीज एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं और आप इतने तारीख को खाली कर दीजिए। उसके बाद नहीं खाली कर रहे हैं तो आप 2013 के वो डेट ख़त्म होने के बाद, एक्सपायर करने के बाद आप केस डालिए उनके ऊपर खाली कराने का जी। एक कॉलर है हमारे साथ, मोहम्मद सईद। हेलो जी। मेरा एक सवाल है मैडम वकील साहब से। जी बता जी। हमारी एक लैंड जमीन थी मैडम, 1 एकड़ 10 गुंठे जहीराबाद में। तो एक्चुअली क्या हुआ 1903 से हमारे दादा के नाम पर जमीन है वो जी। तो अभी जो है तो वकील वो जजमेंट हुआ था, इससे पहले आरवार में नाम डाले बोल के अपोजिट पार्टी वाले लोग क्या करे बोले तो वो आरवार में नाम आया बोल के केस चल के अपने नाम पे मुंतकिल कर लिए वो लोग। लेकिन अभी भी इसी निकाले तो हमारे दादा के नाम पे जो प्रॉपर्टी है वो पानी में जो है तो नाम अपोजिट पार्टी का नाम आ रहा है वहाँ पर जी। थोड़ा उससे वकील साहब से डिस्कस करना था। ऑलरेडी केस चल रहा है मैडम, ये तो उसके बारे में पूछिए जी। क्या देखिए, तो जब आपका ऑलरेडी केस चल रहा है तो आपके जो लोकल एडवोकेट होंगे वो बेस्ट पर्सन होंगे इस मामला बताने के लिए। हमें जो आपके फैक्ट से पता ये चल रहा है कि 1903 से आपके दादा के नाम से था, उसके बाद लाजमी है कि दूसरी पार्टी कब्जे में है, तभी ये मसला आ रहा है। तो ये कि अगर इस बीच कोई कार्रवाई नहीं की गई है, दूसरी पार्टी के कब्ज़े में है, तो कब्ज़ा अपने आप में एक होता है लॉ ऑफ लिमिटेशन। इसमें होता है कि अगर 12 साल तक किसी ने पूछा नहीं है तो फिर उसके पास चला जाता है प्रॉपर्टी, उसको खाली कराने के लिए फिर आपको दिखाना पड़ता है कि आपने क्यों नहीं ये किया, कार्रवाई की जी। एक कॉलर हमारे साथ और हैं, साजिद। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, बताएं सवाल। वो मुस्लिम लॉ में नेबरी प्रॉपर्टी पर परचेज कर सकता है, ऐसा कुछ है क्या लॉ? जी, ये कानून है मुस्लिम लॉ में, या मुस्लिम ही लॉ के बाद जो है ये कानून हरियाणा में भी प्रचलित है, शायद राजस्थान में भी। ये है कि पड़ोसी का हक आपके प्रॉपर्टी पर इस तरह से हो जाता है कि अगर कोई आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो पहले पड़ोसी से पूछ लीजिए कि इस रेट में आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अगर कोई दूसरे को प्रॉपर्टी बेच रहे हैं उसी रेट से आपका पड़ोसी भी लेना चाहता है तो आपके पड़ोसी को ही यह बेचना पड़ेगा। वो लॉ ऑफ वो कंसोलिडेशन बोलते हैं ना, किसी चीज़ को कंसोलिडेट कैसे किया जाए। तो ज़मीन के मतलब ये होता है कि ज़मीन या घर बगल वाले के पास जाए तो एक उसका चौहद्दी भी बनता है, कंसोलिडेशन भी होता है। तो इसको सामने रखते हुए जो है ये कानून है कि पड़ोसी का हक पहले बनता है। अगर वो नहीं खरीदेगा उसी रेट पर तब कोई दूसरा
दूसरे को आप बेच सकते हैं। अगर दूसरे को आप बेच सकते हैं तो उसको चैलेंज कर सकता है कि उतना ही पैसा मैं लेने के लिए तैयार हूं, मैं इनका पड़ोसी। जी, महाराष्ट्र से एक कॉलर हमारे साथ और हैं, योगेश। हेलो हेलो योगेश साहब, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? हाँ मैडम, आ रही है जी। सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पिताजी है जी। योगेश साहब, देखिए सबसे पहले अपनी टीवी की आवाज बंद करिए और फिर सवाल पूछिए। मेरे जो पिताजी है ना मैडम, 2 बीबी है, तो वो हम 2 भाई है जी। वकील साहब, ब्रेक पे जाने से पहले योगेश हमसे बात करना चाह रहे थे, लेकिन किसी वजह से बात नहीं हो पाई। ये एक बार फिर से हमारे साथ लाइन पर हैं। हेलो हेलो मैडम। जी योगेश, सवाल बताएं। मैडम मेरे जो पिताजी है उनको 2 बीबी है, तो हम 2 भाई है, और वो दूसरी जो मेरी माँ है उसको भी 2 बच्चे है। तो घर का जो जायदाद है वो हमारे नाम हो सकता है क्या? निमा आधा दे सकता है ना मेरे पिताजी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चाहे आपकी माँ से हो या कोई दूसरी बीबी से हो, जितने संतान हैं उनका जो है उसमें बराबर का हक मिलेगा उसकी प्रॉपर्टी में जी। आपको अकेले उस प्रॉपर्टी का आप मालिक नहीं हो सकते हैं कानूनी तौर पे जी। दिल्ली से एक कॉलर हमारे साथ है, मोहम्मद नसीर। हेलो 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 जी नसीर साहब, सवाल बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम सलाम। ये मुझे ये पूछना था वकील साहब से जी कि मेरे वालिद साहब जो है उनके और मैं 2 भाई हूँ, तो मेरे भाई ने हमारे वालिद साहब से पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा ली है, और मेरे वालिद साहब उतना अक्लमंद नहीं है, जैसे उनको तो कुछ आता भी नहीं है, लेकिन उसको फुसला करके पूरी प्रॉपर्टी लिखवा लिए और उसका दाखिल खारिज भी वगैरह भी करवा लिए जी। अब जाकर के मैं वालिद साहब हमारे कहते कि मैं जब उनको समझ में आई बात, अब वो कह रहा है कि मैं क्या करूँ, अब तो हो गया मेरा से जबरदस्ती करवा लिया। तो वकील साहब से ये पूछना था कि उसके लिए कोई प्रक्रिया है कि जैसे उससे मैं हासिल कर सकूं? बिल्कुल प्रक्रिया है। ये देखा जाएगा कि ये जो हिब्बा आपने के वालिद ने किया है एक बेटे के फेवर में, वो हिब्बा उनका फ्री विल से किया गया है कि नहीं है। जो आप बता रहे हैं कि अब वालिद ये कह रहे हैं कि उनको गुमराह करके या उनको नहीं बताया गया या उनको समझ में नहीं आया उन्होंने कर दिया, तो इसी चीज़ ग्राउंड को लेकर जो है आप वो कोर्ट में जा सकते हैं और डिक्लेयर कर सकते हैं कि इससे पहले जो हमारा हिब्बा था वो हमारी फ्री विल के हिसाब से, यानी कि आज़ादाना मेरा ख्याल नहीं था बल्कि मैं गुमराह हो गया था या मेरे से किसी चीज़ को डिसीव किया गया है मुझे फरेब में डाल के, तो ग्राउंड बनता है जाने का इसमें जी। जमशेदपुर से एक कॉलर है हमारे साथ, असगर इमाम। हेलो जी मैं बोल रहा हूँ जी। सवाल बताएं। वकील साहब से हमारा सवाल है कि हमारे साला साहब की एक जमीन थी जो 36 कट्ठे पर मुश्तमिल थी, और उन्होंने सभी उनकी 4 बहनें थी, चारों बहन को उन्होंने जमीन रजिस्ट्री करने के बाद लास्ट में उन्होंने 2 बहन की रजिस्ट्री एक साथ की। एक बहन ने तो उसमें मकान बना लिया जी, लेकिन मेरे नाम से जो 3 कट्ठे की रजिस्ट्री थी वाइफ का इंतकाल हो गया है, तो हमारे बड़े सालों ने उसके ऊपर गलत नजर से देखना शुरू किया, और उसके बाद वो सीओ के यहाँ उन्होंने शायद लिख करके दिया कि इसकी वो नहीं होनी चाहिए, और वो हमेशा अपने कागज दिखाते हैं वहाँ पे जब सीओ के यहाँ से म्यूटेशन के लिए लोग आते हैं, तो वो डिस्टर्ब कर देते हैं और हमें सेल भी नहीं करने देने। हमें पैसे की जरूरत थी, तो वो क्या वो किसी तरह का कब्जा कर सकते हैं? देखिए, आपको ये तो दिखाना पड़ेगा कि जो आपके वाइफ के नाम से जो प्रॉपर्टी आई थी उसके फादर के हिस्से से, तो उस प्रॉपर्टी में लाजमी है कि आपकी वाइफ मालिक हो गई, लेकिन उनके नाम से दाखिल खारिज क्यों नहीं हुआ ये आप क्लियर नहीं बता रहे हैं। क्या कोई वैलिड ग्राउंड है या नहीं उनके पास? अगर नहीं है, जैसे कि आपके कहने से लग रहा है कि उनके पास नहीं है, तो फिर कोर्ट की ही चाराजोई हो सकती है। उसी से आप जो है अपनी वाइफ का हिस्सा जो है उनके भाइयों से ले सकते हैं जी। मुंबई से एक कॉलर है हमारे साथ, हिना कुरैशी। हेलो हेलो जी। हाँ, मुझे ये पूछना था कि
मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स है, लाइक सोसाइटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और सब कुछ है। 15 साल से ऊपर हो गया है जी। तो एंड सोसाइटी वाले लोग बोल रहे हैं ना रजिस्ट्रेशन कराओ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो आपने डॉक्यूमेंट्स बताया है कि जो आपके पास है इलेक्ट्रिसिटी बिल और चीज़ें, ये डॉक्यूमेंट सिर्फ पोजीशन बताता है उस फ्लैट का या उस जगह का, आपको मालिक नहीं बताता है। तो मालिक के लिए होना ज़रूरी है कि रजिस्ट्रेशन कराएं। तो रजिस्ट्रेशन कराएंगे तभी आप जो है कानूनी तौर पर मालिक होंगे। जी वकील साहब, कुछ देर पहले एक कॉलर ने सवाल किया था कि उन्होंने रेंट एग्रीमेंट बनवाया है, फिर भी जो किराएदार हैं वो किराया नहीं दे रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब कोई भी किसी किराएदार को अपना मकान देता है तो एक एग्रीमेंट बनाना कितना ज़रूरी है, कितना अहम होता है? नहीं, लाजमी है। मतलब कि आज की डेट में चूंकि कानून इतना कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है कि ये अच्छा है कि अच्छा ये होता है कि उस चीज़ को राइटिंग में कर लिया जाए। और जहाँ तक जो हमारे सुनने वाले ये उर्दू के दर्शक के हैं, तो ये तो बाकायदा जो है मजहबी तौर पर आपको कहा गया है कि आप अपने दरमियान जो आपके मामलात हों उसको लिखित में कर लिया करो। तो लिखित में कर लेना ज़्यादा अच्छा होता है। अब दूसरी बात ये आती है, जहाँ तक कि आपने किराए पर दिया, दूसरा जो है मंथली किराया नहीं दे रहा है, तो कोई भी किराएदारी का अगर एग्रीमेंट बनता है तो उसमें क्लास होता है कि अगर आपको किराया नहीं दे रहे हैं, 1 महीना नहीं दिए, 2 महीना नहीं दिए, 3 महीने नहीं दिए, तो आपके पास क्या हक बनता है? तो उसमें ये अगर हक है कि हाँ साहब अगर किराया नहीं दे रहे हैं, लाजमन होता है, तो आप जो है उनके लिए इस ग्राउंड पर फॉर द डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट आप कानूनी चाराजोई कर सकते हैं। ऐसे हालत में ऐसे लिखवा लेना ही, कोई भी आज की डेट में, आज की तारीख में कानून इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि चीज़ों को अगर लिख कर चला जाए तो फिर आगे कोई मसला उलझता है तो उसको सुलझाने में आसानी होती है। बहरहाल आज तो कम्युनिकेशन इतना ये हो गया है कि व्हाट्सएप पर भी मैसेज भेज देते हैं, उसका भी मतलब कि मान्यता है कानून में। ईमेल भेजते हैं, मान्यता है। वॉइस मैसेज भेज दिए, अगर वो हमने दिखा दिया कि हमने वॉइस मैसेज भेजा है, उन्होंने उसको सुना है, तो उसकी बाध्यता हो जाती है, कानूनी जो है मान्यता है। जी गाजी साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। अगले हफ्ते फिर से हाजिर होंगे आपकी कानूनी उलझनों को सुलझाने के लिए और कानूनी समझ को बढ़ाने के लिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आदाब।